क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में 95+ अंक जरूर लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का प्रश्न नंबर 1 का क्या है? माधव विलास के रचयिता हैं लल्लू लाल, विट्ठलनाथ, देवकी नंदन खत्री, सदल मिश्र। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा लल्लू लाल। माधव विलास के रचयिता हैं लल्लू लाल। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का खा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। ऋतु चक्र और सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है। ऋतु चक्र और सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का है। नंबर 1 का गा है, बेईमान की परत किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है। तो बेईमान की परत मेरे प्यारे बच्चों ये निबंध है। क्या है? निबंध विधा की रचना है। और बेईमान की परत किसकी रचना है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घा है, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है 1910 से 1930, 1918 से 1938, 1922 से 1940, 1918 से 1938। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है 1918 से 1938। 1918 से 1938। शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर हुआ। ठीक है। और शुक्ल युग को छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है? मेरे विचार, सूरज का सातवां घोड़ा, आलवल, मैंने सिल पहुंचाई। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, धर्मवीर भारती की उपन्यास है। आलवल जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय का निबंध है। मैंने सिल पहुंचाई, मैंने सिल पहुंचाई निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का है, इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है? राजमुकुट नाटक है, गरुड़ध्वज भी नाटक है मेरे प्यारे बच्चों, अपना अपना भाग्य ये नाटक नहीं है। अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है। ठीक है। आन का मान भी नाटक है। तो राजमुकुट, गरुड़ध्वज, आन का मान ये तीनों रचनाएं नाटक हैं। अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार की रचना है। प्रश्न नंबर 2 का खा है, वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवयित्री को कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैत्रेयी पुष्पा, लक्ष्मीबाई। तो वेदना की प्रतिमूर्ति महादेवी वर्मा को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का गा है, सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है बापू के प्रति पल्लव अंधेरे में राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बापू के प्रति, बापू के प्रति सुमित्रानंदन पंत की रचना है। पल्लव भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविताएं, चकित है दुख। तो भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मेरे प्यारे बच्चों? बुनी हुई रस्सी पर। ठीक है, बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये चारों रचनाएं, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविताएं, चकित है दुख, ये चारों रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का अंगा है, मिट्टी और फूल रचना है नरेंद्र शर्मा की है, धर्मवीर भारती की है, जयशंकर प्रसाद का है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। तो मिट्टी और फूल नरेंद्र शर्मा की रचना है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है। और गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के। तो कुल मिलाकर के गद्यांश 10 अंक को पूछा जाता है। किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं।
पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीव वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर राष्ट्र शब्द मिल जाए, ठीक है, भूमि शब्द मिल जाए, पृथ्वी शब्द मिल जाए, तो आप समझ जाइए कि ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है, किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं? हम उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं जो अपने भूतकाल के वर्तमान को पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है, जो अपने भूतकाल के वरदान से वर्तमान को पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है। 2 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। इनका उत्तर आपको आसानी से पैराग्राफ में मिल जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस गद्यांश का आशय यह है कि हमें अपने पूर्वजों के योगदान पर गर्व है और हम चाहते हैं कि उनकी उपलब्धियों का प्रकाश हमारे भविष्य में भी बने रहे। यह राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक तरीका है, जिससे अतीत को वर्तमान में बांधने के बजाय उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं? तो हम पूर्वजों द्वारा किए गए पराक्रम, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को गौरव के साथ धारण करते हैं। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूर्वजों से लेकर के देखना चाहते हैं, यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। रेखांकित अंश में यह बताया गया है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसमें अतीत का बोझ नहीं है, बल्कि वह अपने भूतकाल की उपलब्धियों को वर्तमान के विकास में सहायक मानता है, का स्वागत किया जाना चाहिए। यह राष्ट्र अपने इतिहास को संजोते हुए उसे एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है, अथवा करके 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अथवा वाला भी देखते हैं। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के वेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं शीर्षक का नाम। तो पाठ का नाम रॉबर्ट नरसिंह हो और लेखक का नाम है श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है? आपने अभी पढ़ा था, जागरूक जीवन, लक्ष्यदर्शी जीवन और सेवानिरत जीवन की ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? यह अनुभव चमत्कारी है कि बूढ़ी महिलाएं अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जागरूक और लक्ष्यदर्शी शब्दों के अर्थ। तो जागरूक का मतलब होता है सजग, सचेत या जागरूक होना। लक्ष्यदर्शी का मतलब जो अपने लक्ष्य को जानता हो और उस दिशा में आगे बढ़ता हो। फिर अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैं बता देता हूँ इसका, किसकी व्याख्या करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। लेखक इस अंश में बताना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में भी लोग कितने खुश और उत्साही हो सकते हैं। यह खुशहाली जागरूकता, उद्देश्यपूर्णता, सेवा और एकाग्रता के जीवन से आती है। इसका अर्थ है कि जो लोग अपने जीवन में लक्ष्य और सेवा के प्रति समर्पित होते हैं, वह ही सच्चे अर्थ में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है? 14 नहीं, 4 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का होता है। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ हो देता है। भारतेंद्र हरिचंद कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को भला इस संसार में कौन समझ सकता है। लाभ कछु न पुकारन में ही बदनाम ही होने की सारी कथा है। प्रेम की सारी कहानी बदनाम होने की है, इसके विषय में पुकारने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। जानत है जियो मेरो भली विधि और उपाय सब बिरता है। मेरा अंतःकरण, मेरा मन अच्छी तरह से जानता है कि इस बदनामी से बचने के लिए सारे उपाय व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत गौन व्यथा है। नायिका कहती है कि ब्रज के समस्त लोग बावले हो गए हैं और यह सब कुछ जानते हुए भी अकारण मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हैं। तो आपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। पहला चैप्टर है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो प्रेम माधुरी,
शीर्षक का नाम है, पाठ का नाम है, और कवि का नाम है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रेम की सारी कथा क्या होने की है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रेम की सारी कथा बदनाम होने की है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता ही दिया है। फिर है अगला प्रश्न, प्रेम को पुकारने में क्या लाभ है? तो प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रेम को पुकारने से बदनामी मिलती है, बदनामी दुख का कारण होता है। व्रज के सभी लोग क्या हो गए हैं? तो व्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं। इसके बाद अथवा वाला दिया है, इसको भी देखते हैं। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उद्धव ए वियोग के वचन बतराओ ना। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं, उद्धव आप मथुरा से मुझे, हम सभी गोपिकाओं को योग की शिक्षा देने के लिए आए हैं, तो हे उद्धव कृपा करके आप वियोग की बातें मत करें। कहे रत्नाकर दया कर दर्शन दियो। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव आपने दया करके दर्शन दिया है, तो दुख दर्बे को तोपे अधिक बढ़ाओ ने, तो उस दुख को और अधिक मत बढ़ाओ। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो है। ऐसा करने से मेरे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चूक हैं कठोर बैन पाहन चलाओ न, भूल से भी कठोर वचन रूपी पत्थर को मत चलाओ। एक मनमोहन तो बस के उजारे मोह, एक श्री कृष्ण तो मेरे हृदय में बस करके मुझे उजाड़ ही दिया है। ये में अनेक मनमोहन बसाओ न, अब मेरे हृदय में अनेक श्री कृष्ण को मत बसाओ। तो इसको भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, तो उद्धव प्रसंग से लिया गया है, और पद्यांश के कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने पूरी बता ही दिया है आपको। फिर तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने मथुरा से किसे संदेश देने के लिए भेजा है? श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को संदेश देने के लिए भेजा है। फिर अगला है, गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में क्या कहती हैं? तो गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियों का मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए आप कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाइए। फिर है बैन पाहन का अर्थ, तो बैन पाहन का अर्थ होता है वचन रूपी पत्थर। इसके बाद 5 का नंबर है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में है। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जल्द ही वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर है, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, तो इसका भी जल्द वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। 6 नंबर है, कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का है। अथवा ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, भी 80 शब्द में है। एक करना है इसमें से, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। फिर 7 नंबर है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का है। तो एक खंडकाव्य है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर है खंड खा। 8 का नंबर है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 अंक अनुवाद के लिए और 2 संदर्भ के लिए, ठीक है। धन्योयम भारत देशा यत्र समुलिसत जनमानसवाणी भव्य भाव उद्भावनी शब्द संदो प्रसवनी सुर भारती। यह भारत देश धन्य है, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेश निखिले वै पुवांगेम अस्या वांगेम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम चावर्तते। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथितास्ति। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टदश पुराणानि अन्यान च महाकाव्य नाटक आदि अस्यायो भाषाया लिखतान सन्ते। हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद अथवाल अभी देखते हैं। महामनिषिना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारों अभवत। महामनिषिना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सम्मान विद्वान आसीत। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान्। इन्होंने ही प्रयाग के संस्कृत पाठशाला और राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। युवका मालवीय शौकीन प्रभावपूर्ण भाषण जनानाम मनांस आमोहित। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदा तम प्राविधाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतम सेवा कृत प्रेरितोन्ता। अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है।
इसके बाद खा नंबर है इसका, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में बात कीजिए। भी 7 अंक का होता है। सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्या चाहने वालों को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, फिर अथवा वाला देखते हैं। जल बिंदु निपातेन करमशः पूर्यते घटा, यानी जल की एक एक बूंद गिरने से करमशः घड़ा भर जाता है। सभी साहेतु सर्व विधानाम धर्मस्य चा धनस्य, सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है। सर्वधनम प्रधानम किम धनम अस्ति, सर्वधनम प्रधानम विद्या धनम अस्ति। श्री मालवीय चरित्रे का सर्वोच्च गुण आसीत, श्री मालवीय चरित्रे सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत। पंचशील सिद्धांता कस्मिन युगे प्रयुक्ता आसन, तो पंचशील सिद्धांता बौद्ध युगे प्रयुक्ता आसन। इसके बाद है कस्य साहित्य सत्यम मधुरम चास्ति, संस्कृत साहित्य सरसम मधुरम चास्ति। फिर है करुण रस अथवा शांत रस, उपमा अथवा उत्प्रेक्षालंकार, चौपाया अथवा कुंडलिया छंद। तो इंपॉर्टेंट रस अलंकार छंद का वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा। फिर है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का होता है भारत में आतंकवाद, नारी सशक्तिकरण, जातिवाद की समस्या, कारण और निवारण, दहेज प्रथा का अभिशाप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद है 12 का पहला साक्षरा का संधि विच्छेद, तो सा प्लस अक्षरा होता है, आपका बा वाला सही हो जाएगा। फिर है हरिश्चंद्र में संधि है, तो मेरे प्यारे बच्चों हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है ना, विसर्ग संधि है, इसमें ऑप्शन नहीं है, विसर्ग संधि सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसके बाद है नमस्ते का संधि विच्छेद, नमस्ते का संधि विच्छेद, तो नमः प्लस ते क्या हो जाएगा? नमः प्लस ते। इसके बाद खा नंबर है, निम्नलिखित में से किसी 2 समास का नाम लिखिए, में से किसी 2 समास का नाम लिखिए। तो प्रतिमाना में समास है मेरे प्यारे बच्चों अव्ययभाव समास, भुजदंडा में कर्मधारा है, चराचरम में चर और अचर यानी दोनों समास है। इसके बाद 13 नंबर है, किसी बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई और नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 8 अंक का आता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 14 का पहला है लघुता में प्रत्यय है, तो तल प्रत्यय है लघुता में। इसके बाद है किस शब्द में मतुप प्रत्यय है, तो बुद्धिमान शब्द में मतुप प्रत्यय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक है। ग्राहम परिता वनम अस्ति, तो ग्राहम परिता वनम अस्ति इसमें कौन सा विभक्ति है? द्वितीया। सा सिरसा खल्लौटा, इसमें कौन सा विभक्ति मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें है तृतीया विभक्ति। देवभ्यम स्वाहम इसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।